तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अब मैं अपनी आज का पाठ शुरू करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता पथ निरीक्षण। और हमने पिछली क्लास में बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही कविता पढ़ी थी, भरत खंड के तुम हे जनगण। याद है ना तुम लोग को? हाँ मैम, याद है। वेरी गुड। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे पथ निरीक्षण। ये भी एक राष्ट्रीय कविता है और जैसा कि शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन इस कविता में युवकों का आह्वान करते हुए उन्हें अपने पथ का निरीक्षण करने को कह रहे हैं। मतलब कौन सा रास्ता तुम्हें चुनना है, इसकी बात कर रहे हैं। और ये कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजी शासन था हमारे देश में। और बालकृष्ण शर्मा नवीन खुद भी जुड़े हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन से। और इस समय जब उन्होंने ये कविता लिखी, इस समय वो जेल में थे, अलीगढ़ के जेल में बंदी थे। और उस बंदी स्थिति में ही उन्होंने ये कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने युवकों का आह्वान किया है और उन्हें क्रांति पथ पर चलने के लिए कहा है। हमने पिछली क्लास में भी बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय देखा था। ये जो कुछ लोग शायद आज नए जुड़े हों अगर, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को हुआ था और मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को। उनकी मुख्य रचनाएं हैं अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए ब्रजभाषा, खड़ी बोली और संस्कृत का प्रयोग किया है। मतलब है कि वो संस्कृत के भी विद्वान थे। और उन्हें पद्म भूषण नामक प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कवि के कार्यों का पता इस बात से भी चलता है कि उनके ऊपर ये भारत सरकार ने ये एक डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट 1989 में 1989 में जारी किया गया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन जब वो 1920 में बीए फाइनल में पढ़ रहे थे, उसी समय वो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आवाहन पर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में आ गए थे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन पर गांधी जी के विचारों का बहुत प्रभाव था। और उनकी पिछली कविता में अर्थात भरत खंड के तुम हे जनगण में कहीं ना कहीं हमें गांधी जी के प्रभाव गांधी जी का प्रभाव दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अब वह गांधी जी के प्रभाव से इस समय वो थोड़ी दूर है। और ये भी जानने की बात है कि ये 1934 की बात है, 1934। देश गुलाम था, गांधी जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ चुके थे। ऐसे समय में एक कविता में हमें कवि पर गांधी जी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी कविता में हमें उन पर कहीं सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव दिखाई दे रहा है, हम आगे देखेंगे। और जब वह अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर व्यावहारिक राजनीति से जुड़े तो अपने मृत्यु पर्यंत अर्थात 1960 तक बराबर सक्रिय रहे इस व्यावहारिक राजनीति से। वह उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, कानपुर के एक छत्र अगुआ थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य के रूप में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कराने में उनका बड़ा योगदान रहा है। 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक अर्थात 8 वर्षों तक वे भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। ये थोड़ा सा परिचय हमें आवश्यक था ये जानना कविता पढ़ने से पहले। और ये है आपके सामने बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता पथ निरीक्षण। कवि युवकों का आह्वान करते हुए ये गीत लिखता है और उन्हें अपने पथ का निरीक्षण करने को कह रहा है।
हम कविता पढ़ेंगे। देखिए, सुन लो ओ नवीन दीवाने, सुन लो मेरी बात जरा, अरे रही है विजय जगत में सदा काल से स्वयंवरा, जिसके गट्टे में ताकत है उसकी ही वसुंधरा, देकर शीस आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। विजय और वसुधा ये दोनों बड़े बाप की बेटी हैं, का पुरुषों की नहीं सदा ये बलवानों की बेटी हैं। देखिए, पहले ही पद में कवि जब युवकों का आह्वान कर रहा है, उस पद में ये स्पष्ट संकेत कर रहा है कि तुम्हें स्वतंत्रता युद्ध में विजयी होना है, और ये कह रहा है कि विजय बिना बलिदान दिए नहीं मिलती है। और देखिए किस भाषा में, यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक संदर्भ भी हैं, हम देखेंगे एक एक लाइन। बच्चों, जहां कहीं भी तुमको लगे कुछ नए शब्द हैं, मैं उनके अर्थ बताऊंगी, आप लिख सकते हैं उसे। तो कविता है, सुन लो ओ नवीन दीवाने, सुन लो मेरी बात जरा। युवकों को कह रहा है नवीन दीवाने, संबोधित कर रहा है युवकों को, हे नए दीवानों। किसके दीवाने हैं ये? आजादी के दीवाने हैं, भारत माँ की आजादी के दीवाने हैं। तो कवि कह रहा है कि हे नवीन दीवाने, जरा मेरी बात सुन लो, अरे रही है विजय जगत में सदा काल से स्वयंवरा। विजय का स्वयंवर करना पड़ता है। आप लोगों को शायद पता होगा, ऐसी कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी। आजकल तो टीवी पर वापस रामायण का प्रसारण शुरू हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में विवाह के लिए स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी, और स्वयंवर में जिस कन्या का या राजकुमारी का स्वयंवर होता था, उसके पिता या कभी कभी तो राजकुमारी स्वयं कुछ ऐसी शर्तें रखते हैं जिसे साबित करना पड़ता है। जो साबित कर पाता है वही ये उस राजकुमारी का वरण कर पाता है। तो कवि कह रहे हैं, उसी स्वयंवर शब्द का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे युवकों, तुम्हें विजय का भी स्वयंवर करना पड़ेगा, विजय का वरण करना पड़ेगा, क्योंकि विजय कभी भी संसार में, इस जगत में ऐसे ही नहीं मिला करती है। विजय तो हमेशा से ही सदा काल से स्वयंवरा, समय से, काल से। दूसरी चीज है काल, काल का मतलब समय भी होता है और काल का मतलब मृत्यु भी होती है। तो विजय का वर्ण करने के लिए काल को चुनना पड़ता है, अपनी मृत्यु को भी कई बार चुनना पड़ता है। शीश देकर आशीष मिलते हैं। आखिरी पंक्ति देखिए, कवि अंतिम इस चौथी पंक्ति में कह रहे हैं कि शीश देकर ही आशीष मिलते हैं, सिर देने से ही आशीर्वाद मिला करते हैं। आशीर्वाद किसके? विजय के। तो कवि कह रहा है, अरे रही है विजय जगत में सदा काल से स्वयंवरा। विजय तो संसार में हमेशा से ही स्वयंवरण किया जाता है। इसका कैसे? काल से, मृत्यु से टकरा के। फिर कवि कह रहे हैं, जिसके गट्टे में ताकत है उसकी ही वसुंधरा। ये पृथ्वी किसकी है? जिसके गट्टे में, जिसकी भुजाओं में ताकत है। हमारे यहाँ संस्कृत में भी कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात इस वसुंधरा का भोग वही कर सकता है जो वीर होता है। कायरों के भोग के लिए ये वसुंधरा नहीं है। तो जिसके गट्टे में ताकत है उसकी ही वसुंधरा। ये पृथ्वी उसी की है जिसकी भुजाओं में ताकत है, और देकर शीस आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। इस विश्व की ये परंपरा रही है कि बिना सिर दिए आशीर्वाद कभी नहीं मिलता, बिना बलिदान दिए कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। फिर देखिए आगे कह रहे हैं कि विजय और वसुधा ये दोनों बड़े बाप की बेटी हैं। बड़े बाप की बेटी से यहाँ क्या मतलब है? संदर्भ वही वापस स्वयंवर वाला है। जो राजा हुआ करते थे, जो अमीर हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे, समृद्ध हुआ करते थे, वही तो स्वयंवर रचा करते थे।
तो कवि कह रहा है कि विजय और वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी को पाने के लिए विजय, ये दोनों ही बड़े बाप की बेटियां हैं। अर्थात इन्हें पाने के लिए वीरता दिखानी पड़ती है, तभी स्वयंवर में जीत होती है। और इसलिए कवि कह रहे हैं कापुरुषों की नहीं, ये कायरों की नहीं है, ये काम किसी कायर का नहीं है, कापुरुषों की नहीं, सदा ये बलवानों की बेटी हैं। किसकी बेटी बनती हैं ये? कौन? विजय और वसुधा को कौन प्राप्त करता है? जो बलवान होगा वही विजय और वसुधा को प्राप्त कर पाएगा। जिसकी भुजाओं में ताकत होगी वही विजय प्राप्त करेगा और वही इस वसुधा का भोग करेगा। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे नवीन दीवानों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस जगत में विजय बिना काल से टकराए प्राप्त नहीं हुआ करती है। हम इस कविता का आगे का अंश देखेंगे कि वरण करोगे विजय, प्रश्न चिन्ह है। कवि कह रहा है वरण करोगे विजय, बनोगे जग में क्या तुम धरणीधर, तो सीखो कैसे देते हैं जन शोणित अंजलि भर भर। विजय वरण करने निकले हो, पग धरते हो यूं डर डर, कायर समझा या कि चले हो तुम अपनी खाला के घर। खबरदार पीछे मत देखो, लानत है घर तुम झिझको, क्या है मोल तुच्छ जीवन का, अरे खपा दो तुम निज को। कवि कह रहे हैं कि वरण करोगे विजय, क्या तुम इस विजय का वरण करोगे? प्रश्न कर रहे हैं, इस विजय का चयन करोगे? तुम्हें विजय चाहिए या पराजय चाहिए? कवि कह रहे हैं बताइए, वरण करोगे विजय, विजय का चुनाव करोगे? बनोगे जग में क्या तुम धरणीधर? आप लोगों ने शब्द सुना होगा है धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला अर्थात धनुर्धर। कवि यहाँ पर प्रयोग कर रहा है शब्द धरणीधर, अर्थात धरणी को धारण करने वाला, अर्थात वसुधा पर विजय प्राप्त करने वाला। तो कवि कह रहे हैं कि क्या तुम धरणीधर बनोगे? क्या तुम इस वसुधा का विजय प्राप्त करोगे? तो सीखो कैसे देते हैं जन शोणित अंजलि भर भर। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा रक्तदान करना। आप लोगों को याद होगा सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात ये आजादी बिना खून दिए नहीं मिलने वाली है। कवि यहाँ भी कह रहा है तो सीखो कैसे देते हैं जन शोणित, शोणित मतलब रक्त, खून, अंजलि भर भर के, लोग अंजलि भर भर के किस प्रकार से अपना रक्त दे दिया करते हैं, अपने खून की बलि देते हैं, तब जाकर विजय प्राप्त होती है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। यदि तुम्हें विजय का वरण करना है तो विजय वरण करने निकले हो, पग धरते हो यूं डर डर। कह रहे हैं एक तरफ तो तुम विजय का चयन करने निकले हो, विजय का चुनाव करने निकले हो, और दूसरी तरफ डर डर के कदम बढ़ा रहे हो। ये तो नहीं चलेगा। अगर विजय पथ पर चलना है तो डर छोड़ना पड़ेगा। कायर समझा या कि चले हो तुम अपनी खाला के घर। फिर कह रहे हैं मेरी बात समझ में आई? कहीं तुम कायर तो नहीं हो? पहली लाइन में प्रश्न है वरण करोगे विजय, और चौथी लाइन में कह रहे हैं कायर समझा या कि चले हो तुम अपनी खाला के घर। वो कहते हैं ना जब कोई समझता है किसी काम को, खाला के घर जाना मतलब एक मुहावरा है कि ये तुम्हारी खाला का घर तो नहीं है। कबीर भी अपने एक दोहे में कहते हैं ना कि कबीरा या घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीस उतारे भुई धरे सो पैठे घर माए। कबीर कहते हैं कि हे सुनो मेरी बात, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। कबीर कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उससे प्रेम करना पड़ेगा, और ये जो प्रेम का घर है
ये कोई खाला का घर नहीं है, मौसी के घर जाने जैसा नहीं है ये बड़े आराम से जब मर्जी चलेंगे, नहीं। शीस उतारे भुई धरे, सो पैठे घर माए। इसमें जाने के लिए अपना सिर उतार के रखना पड़ता है। तो भक्ति के मार्ग में भी शीश चढ़ाना पड़ता है, कबीर कह रहे हैं, कबीर भक्ति काल के कवि हैं। और विजय के मार्ग में भी शीश उतारना पड़ता है, शीश चढ़ाना पड़ता है, तब विजय प्राप्त होती है। तो कवि कह रहा है, कहीं तुम कायर तो नहीं हो, मेरी बात समझ में आ रही है? फिर कह रहे हैं, खबरदार पीछे मत देखो, सतर्क कर रहा है कवि। एक बार अगर तुम इस विजय पथ पर चल पड़े तो पीछे नहीं देखना है। पीछे कब देखते हैं? जब कुछ बाधाएं आती हैं। कई बार होता है ना बच्चों कि अरे बड़ा मुश्किल है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से कठिनाइयां तो आएंगी। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के बारे में सोचकर हमें पीछे नहीं मुड़ना होता है, क्योंकि पीछे मुड़ने वाले कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो कवि सतर्क कर रहा है, खबरदार पीछे मत देखो, लानत है अगर तुम झिझको। अगर तुम इस पथ पर चलने में झिझकते हो, हिचक है तुम्हारे मन में, तो लानत है तुम पर। किस प्रकार के युवा हो, कैसे देश की सेवा कर पाओगे और कैसे देश के लिए अपना बलिदान दे पाओगे अगर इतनी सी मुश्किल से डर गए तो डरना नहीं है, डर डर कर कदम आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि विजय का वर्ण करने निकले हो तो अपना रक्त देने के लिए तैयार रहो। क्या है मोल तुच्छ जीवन का, अरे खपा दो तुम निज को। कवि कह रहा है, इस छोटे से जीवन का क्या मोल है यदि देश के काम ना आ सके। और ये कविता आप देखो बच्चों, उस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जब देश एक बहुत ही खतरनाक वायरस से लड़ रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे, सभी समाचार वाले चैनलों पर बार बार दिखा रहे हैं, घर में रहना ही देशभक्ति है, यही देश, इस समय यही देशभक्ति है। तो देश के लिए क्या करना है हमें? जिस समय जो आवश्यक है वो करना है, वरना इस छोटे से जीवन का क्या मोल है अगर हम अपने समाज के काम ना आ सके, अगर हम अपने देश के काम ना आ सके। तो कवि कह रहा है, खपा दो तुम निज को, खत्म कर दो अपने आप को, भूल जाओ स्वयं को, अपने स्वार्थ को भूलकर देश की सोचो। तो इस तरह से कवि युवकों को खबरदार भी कर रहे हैं, सतर्क भी कर रहे हैं, उन्हें सीख भी दे रहे हैं कि अगर विजय का वर्ण करना है तो रक्त बहाना होगा। कविता का आगे का अंश देखते हैं। विजय न सोचो कि वह मिलेगी कब, किस दिन, किस घड़ी, अरे विजय नहीं कंकड़ी, मिले जो यों ही पथ में पड़ी, अरे। कवि कह रहे हैं कि विजय न सोचो कि वह मिलेगी कब, किस दिन, किस घड़ी, अरे विजय नहीं कंकड़ी, मिले जो यों ही पथ में पड़ी, अरे पहले कुछ चुकते तो कर दो, सांचे चोखे दाम, अरे भीरू चाहते हैं कि मिले वह विजय बिना कुछ भेंट धरे। तुम हो अग्नि कुमार, अरे वो युवक धुनी ओ मत वाले, इस स्वातंत्र चंडिका को दो भर निज शोणित के प्याले। कवि कह रहे हैं कि ये विजय है, जीत है। प्रश्न, ये रेडमी गो जिसका फोन है उसके यहाँ से आवाजें आ रही हैं, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए आप, तब आप अच्छी तरह सुन पाएंगे, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। कवि कह रहे हैं, विजय न सोचो कि वह मिलेगी कब, किस दिन, किस घड़ी, अरे विजय कभी मिलती नहीं है, उसे तो प्राप्त करना होता है। कैसे प्राप्त करना होता है? शीश देकर प्राप्त करना होता है। इसलिए कवि कह रहा है कि विजय मिलेगी नहीं, ऐसा मत सोचो कि विजय मिल जाएगी, बस यूं ही आजादी मिल जाएगी। नहीं, कब मिलेगी, किस दिन मिलेगी, किस समय मिलेगी, ऐसा सोचो मत, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, कर्तव्य करना पड़ता है। विजय पथ पर बलिदान देने के लिए चलना पड़ता है। बच्चों, आप लोगों ने शायद माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ी होगी जिसमें फूल ये इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे उस राह पर बिछना है जिस राह से सैनिक
देश के लिए बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, है ना। तो पुष्प की अभिलाषा, जी, पुष्प की अभिलाषा पढ़ी है आपने, कुश। तो हाँ ठीक उसी तरह से फूल भी समझता है इस बात को कि मुझे किसकी राह में बिछना है, उसकी राह में बिछना है जो अपने देश के लिए स्वयं को न्यौछावर करने जा रहे हों। तो विजय भी तभी मिलेगी जब युवा, देश का युवा देश के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए निकल पड़ेगा। सोचने से विजय नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कवि कह रहे हैं क्योंकि विजय नहीं कंकड़ी, ये कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है बस राह चलते मिल जाएगा। विजय नहीं कंकड़ी, मिले जो यो ही पथ में पड़ी, अरे पहले कुछ चुकते तो कर दो सांचे चोखे दाम, अरे बिना कीमत चुकाए कभी कुछ मिलता नहीं है। आप देखिए, जब भी कोई चीज हमें मुफ्त में मिलती है हम उसकी कदर भी नहीं करते हैं। हमें इसलिए जो चीज हमें कीमत देकर मिलती है उस चीज का हम मूल्य समझते हैं। तो कवि कह रहा है ये कोई कंकड़ पत्थर नहीं है जो राह चलते में पथ में पड़ी हुई ऐसे ही मिल जाए, मिले जो यों ही पथ में पड़ी, अरे ये कोई कंकड़ नहीं है कि जो रास्ते में पड़ी हुई मिल जाएगी विजय। इसके लिए तो सांचे चोखे, कुछ सांचे चोखे दाम चुकाने होंगे, कीमत चुकानी होगी। तो इसलिए पहले कुछ दाम तो चुकाओ तब विजय मिलेगी। भीरु चाहते हैं कि मिले वह विजय बिना कुछ भेंट धरे। कवि कह रहा है तुम तो युवक हो, वीर हो। ये तो भीरु जो होते हैं, कायर, भीरु मतलब कायर, जो कायर होते हैं वो चाहते हैं कि विजय मिले बिना कुछ भी भेंट चुकाए, बिना कुछ कीमत चुकाए, बिना बदले में कुछ दिए विजय प्राप्त हो जाए। ऐसा सिर्फ कायर सोचते हैं। कोई भी वीर जो होगा, वीर योद्धा कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि विजय बिना कुछ दाम चुकाए मिल जाए। इसलिए कवि कह रहा है तुम हो अग्नि कुमार, अरे ओ युवक धुनी ओ मत वाले, अग्नि कुमार होना, आग में तप कर जो निकलेगा उसे ही विजय प्राप्त होगी। तो हे युवकों, तुम तो अग्नि कुमार हो, खुद को तपाना जानते हो। ओ युवक धुनी, धुनी का मतलब होता है जो अपनी धुन का पक्का हो, एक बार जो सोच लिया वह कर लेने के लिए तत्पर हो। वह अगर सोच लिया कि हमें देश के लिए मर मिटना है तो मर मिटने के लिए जो तत्पर हो वो धुनी है। तो कवि संबोधित कर रहे हैं युवकों को और कह रहे हैं कि हे धुनी युवकों, हे मत वाले युवकों, देशभक्ति के मत वाले, राष्ट्र प्रेम के मत वाले युवकों, तुम तो अग्नि कुमार हो। इस स्वातंत्र चंडिका को दो भर निज शोणित के प्याले, शोणित मतलब रक्त। इस स्वातंत्र देवी जो है चंडिका देवी, ये जो स्वातंत्र देवी है, इसे प्राप्त करने के लिए तो अपने रक्त के प्याले देने पड़ेंगे, रक्त के प्यालों की बलि देनी पड़ेगी, स्वयं की बलि देनी पड़ेगी, तब ये स्वातंत्र चंडिका कहीं जाकर प्राप्त होगी। इसलिए हे युवकों, ये ना सोचो कि विजय यूं ही मिल जाएगी, इसके लिए तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। हम कविता का आगे का अंश पढ़ते हैं। जब जग विचलित होता दिखे, जब सब छोड़े संग अहो, जब दुनियादारों की होवे धीमी हृदय उमंग अहो, जब कि पड़े जय जय की ध्वनि का कुछ कुछ फीका रंग अहो, तब तुम अरे युवक मत डोलो, पथ पर डटे अभंग रहो। निरुत्साह की, तिरस्कार की यदि तुमको भावना मिले तो उसको हुए अटल हिमाचल सह जाओ तुम बिना हिले। युवकों की तुलना कवि हिमालय से कर रहा है, हिमाचल से कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कई बार होता है ना, हम कुछ नया काम करने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहने वाले भी मिल जाते हैं, अरे ये कैसे कर पाओगे, तो तुम, ये तो तुम्हारे वश की बात नहीं है, इस तरह से कहने वाले लोग मिलते हैं। तो जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में जब युवा जो अपनी बलि देने जा रहा है, वो तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है।
और जब इतने बड़े काम के लिए निकलेगा तो ये निश्चित है कि ये कहने वाले लोग मिलेंगे, जो उत्साह फीका करने वाले लोग होंगे, जो निरुत्साहित करने वाले लोग होंगे, जो तुम्हारा तिरस्कार करने वाले लोग होंगे, वो मिलेंगे। कवि कह रहे हैं कि रास्ते में ऐसे लोग पक्का मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। तो जब ये जग, ये संसार तुम्हारे इस अटल संकल्प पर विचलित होता हुआ दिखे, अर्थात जब तुम जो करने जा रहे हो या जो तुम कह रहे हो कि तुम वो कर लोगे, तुम्हारे उस विश्वास पर किसी को विश्वास ना आए और लोग धीरे धीरे करके तुम्हारा साथ छोड़ दें। जब सब छोड़ें संग अहो, जब तुम्हारा साथ छोड़ दें सब लोग, जब दुनियादारों की होवे धीमी हृदय उमंग हो, जब दुनिया के लोग अपने हृदय के उत्साह को धीमा करते हुए दिखें, अर्थात उनका उत्साह मंद पड़ता दिखे, धीमा होता हुआ दिखे, फीका होता हुआ दिखे, जबकि पड़े जय जय की ध्वनि का कुछ कुछ फीका रंग हो, और जब तुम्हारी जयकार करने वाले लोग भी कम होते चले जाएं, खत्म होते चले जाएं, तब तुम, अरे युवक मत डोलो, हे युवकों, तब भी तुम्हारा विश्वास डोलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारा आत्मविश्वास है ये डगमगाना नहीं चाहिए। पथ पर डटे अभंग रहो, कभी भी अपने पथ से उस समय भी हटो मत, डटे रहो। कुछ तुम लोगों ने एक और कविता पढ़ी होगी बचपन में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हाँ डटे मैम, रहो। सुनिए सुनिए सुनिए, ये कविता। हाँ, हाँ तो उसमें भी यही बात कर रहा है कि सामने पहाड़ ही क्यों ना आए, कितना भी बड़ा अवरोध क्यों ना आ जाए, तुम्हें निडरता पूर्वक अपने मार्ग पर डटे रहना है। और इस कविता में भी कवि यही कह रहे हैं कि अपने पथ पर डटे रहो, अभंग, मतलब ये जो तुम्हारी राह है ये टूटनी नहीं चाहिए, भंग नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, बीच में नहीं रुकना है। तो इसलिए हे युवकों, आगे चलते जाओ, और निरुत्साह की, तिरस्कार की यदि तुमको भावना मिले, यदि तुमको निरुत्साह की या तिरस्कार की, लोग तुम्हारा तिरस्कार करें, तुम्हारे उत्साह को खंडित करें, तो भी उस पर तुम विश्वास ना करो, तुम उनकी तरफ ध्यान ना दो, बल्कि अटल हिमालय की तरह ये सब कुछ तुम बिना हिले सह जाओ। जैसे हिमालय खड़ा हुआ है धूप में, वर्षा में, बर्फबारी में खड़ा हुआ है वो अटल, ठीक वैसे ही तुम भी खड़े रहो। कविता की आगे की पंक्तियां देखते हैं, तुमको करना है पुरखों के सब पापों का प्रक्षालन, तुम्हें अपने पुरखों के सभी पापों का प्रक्षालन करना है, उसे धोना है। जो गलतियां तुम्हारे पूर्वजों ने की हैं वो तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें तोड़ना है सदियों की विकट श्रृंखला का बंधन, तुम्हें सदियों की श्रृंखला का, जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं इस देश के पैरों में, उसे तोड़ना है, उस बंधन को तोड़ देना है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण, ये बलिवेदी प्रज्वलित है, ये जो बलिवेदी है इसकी आग जल रही है, और तुम तो अग्नि कुमार हो, ये ईंधन मांग रही है। कोई भी आग जलते रहने के लिए ईंधन का लगातार देते रहना आवश्यक होता है, तो क्षण क्षण इसे ईंधन की आवश्यकता है। आओ युवक, लगा दो तो तुम अपने जीवन का ईंधन, और ये जो बलिवेदी है इसका ईंधन, हे युवकों, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें अपना जीवन लगा देना होगा। भस्मसात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, ये जीवन का उत्साह जो है इसे भस्म हो जाने दो, इस देश के लिए मर मिटो, अरे सुलगने दो बलिवेदी, चढ़ने दो बलि यौवन की, इस बलिवेदी को सुलगते रहने दो, अपने यौवन की बलि चढ़ाते रहो देश के लिए। कविता का आगे का अंश देखते हैं, आज अग्नि तांडव होने दो, लप लपटे लहराने दो, रंजित अग्नि शिखा उठने दो, अंबर लौ हराने दो, निज ध्वंसावशेष दुर्गों विजय ध्वजा फहराने दो, एक बार सिर से जय जय की विजय गूंज फहराने दो, हारी थकी अस्थियां लेकर करते जाओ कूच सखे, पथ जैसा है वैसा ही है,
निरखो नीच न ऊंच सके। कवि कह रहा है अब अग्नि तांडव होने दो, ये लपटें लहराने दो, देख लेने दो दुनिया को कि देश के युवकों में कितनी ताकत है, और रक्त से रंजित इस अग्नि शिखा को उठने दो। अग्नि की लौ को आकाश तक, अंबर मतलब आकाश, आकाश तक जाने दो, और जो तुम्हारे दुर्ग हैं, जो ध्वंसावशेष हैं, जो खंडेर हो गए हैं, उन पर अपनी विजय ध्वजा फहराने दो। एक बार सिर से जय जय की विजय गूंज फहराने दो। देखे तो ये दुनिया जब तुम्हारे जय जय की विजय गूंज चारों तरफ सुनाई दो। एक बार ऐसा हो जाने दो हे युवकों, माना कि तुम थक गए हो, तुम्हारी अस्थियां हारी हैं, थकी हैं, लेकिन रुको मत, करते जाओ कूच सके, बढ़ते जाओ पथ पर, इस विजय पथ पर, क्योंकि पथ जैसा है वैसा ही है। ये रास्ता तो मुश्किल है ही, ये मुश्किलें तो मिलेंगी ही, इसलिए निरखो नीच न ऊंच सके, कुछ ऊंच नीच मत देखो, जब जो जैसा सामने आए उसे पार करो, क्योंकि ये रास्ता तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। कविता हम आगे देखते हैं, कविता यहाँ पूरी होती है। और मैंने पहले शुरू में बताया था जब मैंने ये सेशन शुरू किया था कि ये कविता 21 जनवरी 1934 में उस समय लिखी गई है जब बालकृष्ण शर्मा नवीन जेल में थे, देश पराधीन था, देश पर अंग्रेजों का अधिकार था। ये एक आह्वान गीत है, इसमें भारत के युवकों को संबोधित किया गया है, जैसा कि पूरी कविता पढ़ते समय आप लोगों ने देखा। और इस गीत में युवकों को क्रांति पथ पर चलने को ललकारा गया है। कवि कहता है विजय और धरती बलवानों का ही वर्ण करती है, और विजय का पथ खाला का घर नहीं है। ये मुहावरे का प्रयोग है यहाँ पे, खाला का घर होना। और कवि कह रहे हैं कि विजय के पथ पर चलने के लिए रक्तांजलि देनी पड़ती है, अपना रक्त देना पड़ता है, तब कहीं जाकर विजय प्राप्त होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है वीर भोग्य वसुंधरा, अर्थात ये धरती वीरों के भोग के लिए है। आप लोगों ने डार्विन का विकासवाद भी पढ़ा होगा, उसका जो सूत्र है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए इस वसुधा को भोगने के लिए भी वीरों का होना आवश्यक है। और कवि कहते हैं कि विजय पथ पर आगे बढ़ने वाले अवरोहों की परवाह नहीं करते हैं। इस कविता की भाषा भी, क्योंकि ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है, और पिछले सेशन में मैंने बताया था जो पिछली कविता हमने इस कवि की पढ़ी थी कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं, और द्विवेदी युग की परिनिश्चित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है कविता में। और इस कविता का स्वर राष्ट्रीयता का स्वर है, राष्ट्र प्रेम का स्वर है, देश प्रेम का स्वर है। इस काव्य की विशेषता है, और हर राष्ट्रीय कविता की विशेषता यही होती है कि राष्ट्रीय कविता में अभिधात्मक भाषा का प्रयोग होता है। अभिधात्मक भाषा आप लोगों के लिए शब्द नया होगा। शब्द शक्तियों की बात करते हैं हम साहित्य में, और शब्दों की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा होती है जो किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात कविता में कवि जो सीधे सीधे कह रहा है उसका अर्थ हमें बिल्कुल सरलता से प्राप्त हो रहा है। तो राष्ट्रीय कविताएं जो भी लिखी जाती हैं वो सीधे और सरल शब्दों में लिखी जाती हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि बात कुछ और कही जा रही हो, व्यंजना का प्रयोग किया जा रहा हो, बात कुछ और कही जा रही हो और अर्थ कुछ और निकल रहा हो, या लक्षणा है, लक्ष्यार्थ कुछ और हो। नहीं, राष्ट्रीय कविता की विशेषता होती है कि उसमें अभिधात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये सेशन समाप्त होता है, और हमारे पास 3 मिनट हैं अभी भी इस सेशन के लिए। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न बच्चों? नहीं, तो मैं ये सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। अभी हमारी 2 कविताएं हैं, हम उसे पढ़ेंगे ऑनलाइन ही। तब तक के लिए मैं बहुत जल्दी शेड्यूल भेजूंगी अगला। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
वेलकम, बाय बाय।